हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। तो फ्रेंड, जैसा कि एमपीएल लैंड रेवेन्यू कोड 1959 का लेक्चर हम देख रहे थे, जहाँ पे हमने चैप्टर 1 कवर कर लिया है, जहाँ पे हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हमने देखा था, जहाँ पे पूरी डेफिनेशंस और इसका जो एक्सटेंड कहाँ तक है, इस सारी चीज़ें हमने कवर की थी। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, जो राजस्व मंडल की बात करता है कि राजस्व मंडल का गठन कैसे होगा। ठीक है ना, कौन कौन सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, कौन इसका हेड रहेगा, ठीक है, इसके ऑफिस का, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर चैप्टर 2 में जो पहली धारा है कौन सी, राजस्व मंडल का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसमें बता दिया गया है कि मध्य प्रदेश के लिए एक राजस्व मंडल होगा। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक होगा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, जिसमें कौन कौन होगा, एक अध्यक्ष होगा, उसके बाद दो या दो से अधिक इतने अन्य सदस्य जितने की राज्य सरकार समय समय पर नियुक्त करना ठीक समझे मिलकर बनेगा। तो जो राजस्व मंडल है किससे बनेगा, एक अध्यक्ष होगा और वहाँ पर दो या दो से अधिक कितने भी सदस्य हैं जितने राज्य सरकार क्या है ठीक समझे उतने नियुक्त कर सकती है, जिससे क्या बनेगा, एक राजस्व मंडल बनेगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनेगा। उसके बाद धारा 4 यहाँ पे क्या बता दी है, राजस्व मंडल का प्रधान स्थान तथा उसकी बैठकों के अन्य स्थान। अब यहाँ पे जो राजस्व मंडल बना दिया गया है, ठीक है, अब वहाँ पर जो बैठक होगी वो कहाँ पर होगी, उसकी जो मीटिंग चलेगी वो कहाँ पर रहेगी, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि मंडल का प्रधान स्थान ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा नियत करे। अब जो मंडल का प्रधान स्थान है वो उसको कौन डिसाइड करेगा, राज्य सरकार। राज्य सरकार अधिसूचना में जारी करके बताएगी कि कहाँ पर बैठक होगी रेवेन्यू मंडल की। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी देखें प्रेजेंट की बात करें तो ग्वालियर में इसका हेड ऑफिस है रेवेन्यू का, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। उसके बाद यहाँ पे दूसरी उपधारा क्या कहती है, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी मंडल का अध्यक्ष तथा उसके सदस्य ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर भी बैठक कर सकेंगे जैसा राज्य सरकार मंडल के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद सूचित करे। अब यहाँ पे जैसे ग्वालियर में तो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑफिस, लेकिन यदि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वहाँ पे अध्यक्ष हैं उनसे परामर्श करके राज्य सरकार यदि कोई अन्य स्थान भी वहाँ पे अलॉट करती है तो वहाँ पर भी बैठा जा सकता है। जैसे यहाँ पे अभी रीवा, जबलपुर और भी कहीं कई स्थान हैं, भोपाल हो गया, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, जहाँ बैठक हो सकती है। उसके बाद धारा 5 में क्या बता दिया गया है कि मंडल के सदस्यों की सेवा शर्तें, बाकी धारा 3 में बता दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे धारा 3 में बता देगा कितने सदस्यों से और अध्यक्ष से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनेगा। अब यहाँ पे जो मंडल के सदस्य हैं उनकी सेवा शर्तें क्या होगी, तो ये बताया गया है धारा 5 में। यहाँ पे पहला है, जब कोई सदस्य अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने कर्तव्यों को पालन करने में असमर्थ है तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को दर्शाने के लिए मंडल का सदस्य नियुक्त कर सकती है। यदि वही जो मंडल के सदस्य हैं उनको कोई हो सकता है कुछ निःशक्तता आ गई हो, ठीक है, डिसेबिलिटी हो, जहाँ जिसके कारण वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, जो भी उनका कर्तव्य है उसका पालन नहीं कर सकते हैं, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, एक अधिसूचना जारी करेगी जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए तत्समय कुछ समय के लिए मंडल का सदस्य नियुक्त कर सकती है। उसके बाद थर्ड क्लॉज है यहाँ पे, कोई व्यक्ति मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी योग्य होगा जब वह, अब यहाँ पे मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्ति तो की जा सकती है लेकिन उसकी योग्यता क्या होगी, यदि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के पात्र हो। अगर वह व्यक्ति ऐसा है जिसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है तभी उसको क्या किया सकता है, मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। या फिर वो कैसा होना चाहिए, राजस्व अधिकारी रह चुका हो, और राजस्व अधिकारी रह चुका हो, और कैसा राजस्व अधिकारी, कलेक्टर के पद से निम्न श्रेणी का पद, जो कलेक्टर से नीचे के पद रहते हैं रेवेन्यू वाले, उसका कम से कम 5 वर्ष तक यदि वह पद धारण किया है, ठीक है, तो उसको क्या किया जा सकता है, मंडल का सदस्य बनाया जा सकता है। अब ये जो मंडल के सदस्य हैं
उनको वेतन भत्ते कैसे दिए जाएंगे। तो उनको जो वेतन भत्ते हैं, मंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा अवधारित करेगी। ठीक है, राज्य सरकार डिसाइड करेगी जो मंडल के सदस्य हैं उनको वेतन कितना देना है, और राज्य की संचित निधि पर भारित होगी। अर्थात जो राजकीय कोष है, ठीक है, संचित निधि है, वहां से उनको क्या दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी। उसके बाद धारा 7 क्या बात करता है, मंडल की अधिकारिता के बारे में, अर्थात जुरिस्डिक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो मंडल ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा प्रदान की गई है। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट की गई है, तो उसकी अधिकारिता क्या रहेंगी, शक्तियां क्या रहेगी, कर्तव्य। तो जो इस संहिता में बताए गए हैं, जो भी शक्तियां बताई गई हैं, जो भी कर्तव्य बताए गए हैं, उनको क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 8, मंडल के अधीक्षक संबंधी शक्तियां। अब यहाँ पर भी मंडल आया है, उसका मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व मंडल। मंडल के अधीक्षक संबंधी शक्तियां, मंडल अपने अधीनस्थ समस्त प्राधिकारियों पर उस सीमा तक अधीक्षण की शक्ति होगी जहां तक कि ऐसे मामलों के संबंध में कार्यवाही करते हों और वह उनसे विवरणियां मंगा सकता है। अर्थात जो भी रिपोर्ट होगी, मंडल क्या कर सकता है, उसके नीचे का जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनसे क्या कर सकता है, विवरणियां मांग सकता है, अर्थात रिपोर्ट मांग सकता है किसी भी कार्रवाई की, और उसमें सुपरविजन कर सकता है। अर्थात कि उनमें देख रेख करने की पावर किसके पास है, मंडल के पास है। उसके बाद धारा 9 क्या बात करती है, एक सदस्यीय तथा बहुसदस्यीय न्यायपीठों द्वारा अधिकारिता का प्रयोग। मंडल अपने एक या एक से अधिक सदस्यों से गठित न्यायपीठों द्वारा ऐसी शक्तियां या कृत्यों का प्रयोग की जाने हेतु नियम बना सकेगा। ठीक है, जो मंडल है, अब वो एक से जो सदस्य हैं उनसे गठित हो न्यायपीठ, ठीक है, या फिर एक से अधिक यदि सदस्य से गठित है न्यायपीठ, तो उन वहाँ पे क्या कर सकती है, उनकी शक्तियों के लिए नियम बना सकती, कौन, मंडल बना सकती है नियम। जो भी वहाँ पे शक्तियाँ कृत्य होगी उनको प्रयोग करने के लिए जो भी नियम चाहे वह मंडल बना सकती है, और उसी के अकॉर्डिंग उनको चलना होगा। जो भी न्यायपीठ गठित है उनको चलना होगा। अब यहाँ पर एक केस था, सी अग्रवाल वर्सेस एमपी स्टेट ऑफ अदर्स, जो 2010 का केस था, जिसमें कहा गया था कि राजस्व मंडल को तकनीकी आधार पर सुनवाई से इनकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो टेक्निकल इसमें रहता है, बेस रहता है, तो उस आधार पर सुनवाई से इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है, किसका, राजस्व मंडल का। उसके बाद धारा 10, इस संहिता के प्रारंभ होने के समय लंबित मामले, जो यही संहिता है, ठीक है ना, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड है, वो जब स्टार्ट हुई, जब प्रारंभ हुई है, उससे पहले कुछ मामले इससे रिलेटेड पेंडिंग में रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसी जो समस्त अपीलें हैं, पुनरीक्षण के लिए आवेदन तथा अन्य कार्रवाइयाँ जो भी पहले विद्यमान थी, जो भी एग्जिस्ट करती थी, तो वो मंडल के समक्ष इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित हो तो मंडल द्वारा सुनी जाएगी। ठीक है, तो मंडल के समक्ष जो भी ये कार्रवाइयाँ लंबित थी इस संहिता के प्रारंभ होने के पहले, तो क्या की जाएगी, वो मंडल के द्वारा था, रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा ही उसको सुनी जाएगी और उसकी विनिश्चित की जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर 2, और यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।